नमस्कार दोस्तों, PW ओनली आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक लेटेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स में या मेंस में या इंटरव्यू में हेल्प करने वाला है। जी बिल्कुल, हम यहां पर बात करने वाले हैं कि हौथी रिबेलियंस के द्वारा जो अटैक किया जा रहा है, बहुत सारे जो भी वहां से शिप्स निकल रहे हैं उनके पड़ोस से ही, क्योंकि हौथी रिबेलियंस कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अपनी कम्युनिटी की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है कि ये जो रिबेलियंस अटैक कर रहे हैं, इस अटैक को टैकल कैसे किया जाए। तो यहां पर हम जो भी कुछ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं उसमें यही जानेंगे कि किस तरीके से ये टॉपिक हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कवर कर सके। तो बने रहिए हमारे साथ में लास्ट तक। यहां पर हम जो बातें कवर करेंगे उन बातों में सबसे बड़ी बात यह रहने वाली है कि हमारे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे है। देखो, सबसे पहली चीज तो आप 2016 का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख सकते हो, 2012 का भी यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन देख सकते हो। सीधा क्वेश्चन आता है हौथी रिबेलियन, रेड सी, ज्योग्राफिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिबेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन आ जाया करते हैं। इसके अलावा मेंस के क्वेश्चन आप उठा के देखो, 2017, 19, 21 में आप देखोगे हौथी रिबेलियन से भी, मतलब यमनी जो इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, यमन जहां पर हौथी रिबेलियंस ऑपरेट करते हैं, वहां पर भी किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। मतलब लोग जो हैं रोटी पानी के मोहताज हो रहे हैं, पर लड़ाई नहीं रुक रही है। वहीं दूसरी तरफ नजर डालोगे तो ये जिस एरिया में लोकेटेड है वो रेड सी वाला एरिया है, वहां पर कैसी परिस्थितियां बनी हुई है। ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। ये चीज क्लियर करती है कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, हम इसको अच्छे से कवर करें। तो ऐसे में आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, इसमें हम कुछ चीजों पर जो फोकस करने वाले हैं वो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो ये हौथी रिबेलियंस है कौन, ये बेसिकली चाहते क्या है, अभी ये जो अटैक कर रहे हैं ये कैसे, क्या इनका पर्पस है, मोटिव है। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे एक तरीके से जियोग्राफिकल लोकेशन, जिसमें रेड सी वाले एरिया की कितनी इंपॉर्टेंस है, जिसमें सुएज कैनाल, ट्रेड, ये सारे पर्सपेक्टिव को हम साथ में क्लियर करते चलेंगे। ग्लोबल कम्युनिटी क्यों इस बात को लेकर के बड़ी हैरान है कि किस तरीके से हौथी रिबेलियन, जो कि अभी तक अपने ही देश में ऑपरेट कर रहे थे, अब ग्लोबल ट्रेड को हम पहुंचाने लग गए, वो हम समझेंगे। साथ में एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा इस पूरे क्राइसिस को टैकल करने के लिए। तो ये थीम हमारी यहां पर रहने वाली है। इसमें हम 1 to 1 चीजें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपने देखो इस तरीके की बहुत सारी न्यूज क्लिप्स आपने देख ली हैं कि किस तरीके से इंडिया के भी कुछ शिप्स हैं जिनके ऊपर हौथी रिबेलियंस ने अटैक कर दिया, जिससे हमारे ऑयल टैंकर्स आ रहे थे उनको डैमेज हो गया, केमिकल टैंकर आ रहा था वो डैमेज हो गया। उसके बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्लोबल लीडर्स के साथ में कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश करना, बातचीत करना, जिसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, उनसे बातचीत, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनसे उनकी बातचीत होनी कि कैसे भी करके इस मुद्दे को टैकल कैसे किया जाए जिससे कि शांति से ट्रेड बना रहे। क्योंकि व्यापार अगर रुक गया ना तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं कोई नब्ज दब गई, और नब्ज दबने का मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में इंस्टेबिलिटी, बॉडी में एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमें यहां पर समझनी होगी। तो ये क्लिप्स क्या शो करती है कि चाहे कोई भी देश हो, अभी रिसेंटली कल की न्यूज की बात करें तो एक कराची बाउंड, दैट मींस पाकिस्तान की तरफ आ रहा था एक ऑयल टैंकर का बड़ा शिप, उस पर भी हौथीज ने अटैक कर दिया। तो ये सिनेरियो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप में क्रिटिकल बन जाता है। तो हमारे लिए सबसे पहला सवाल है कि ये हौथीज है कौन जिनके बारे में इतनी बातचीत हो रही है। देखो, हौथीज की अगर बात करें तो ये यमन, ओके, जहां की कैपिटल है सना, वहां का एक रिबेलियन ग्रुप है जो कि स्टैब्लिशमेंट, वहां की सरकार के खिलाफ में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आवाजें उठा रहा है। बेसिकली अगर इनकी बात करें तो इनकी पकड़ यहां पर, ये जो रेड सी वाला एरिया है, ओके, इधर ये अफ्रीका आ गया और इधर ये एक तरीके से अरेबियन पेनिनसुला आ गया। अरेबियन पेनिनसुला में यहां पर ये यमन लोकेटेड है जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है, एक तरफ ओमान से, दूसरी तरफ सऊदी अरब से। और इसमें ये एरिया जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख सकते हो यहां पर इनकी पकड़ अच्छी खासी है। एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि यहां की कैपिटल, यमन की कैपिटल सना, वो भी कहीं ना कहीं हौथी रिबेलियंस के कंट्रोल में है।
तो ऐसे में हौती रिबेलियंस के बारे में हमें जानने से पहले उनकी थोड़ी हिस्ट्री को हमें खंगालना होगा कि ये रिबेल क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट करते हैं। देखो इसकी शुरुआत हो जाती है, आप देखोगे 20th सेंचुरी की अर्ली डिकेड्स में। वहां पर क्या है कि कहीं ना कहीं इस्लाम का जो मैकेनिज्म है, इस्लाम में आपको पता है दो सेक्ट ऑपरेट करते हैं, एक तो शिया कम्युनिटी है, एक सुन्नी कम्युनिटी है। तो हौतीज बेसिकली शिया कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले हैं, जबकि वहां पर डोमिनेंस पावर जिसकी हाथ में रही वो ज्यादातर सुन्नी डोमिनेटेड कम्युनिटी से रहे। अब शियाज कौन है? वो लोग जो प्रॉफिट मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम को प्रोपाउंड किया था, उनके फैमिली लीनिएज को मानते हैं। दैट मीन्स परिवार की जो पकड़ है या परिवार के लोगों को मानने वाला जो सेक्ट है उसको मानने वाले लोग होते हैं शियाज। वहीं दूसरी तरफ खलीफा का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको फॉलो करने वाले लोग होते हैं सुन्नीज। तो ऐसे में प्रॉफिट मोहम्मद के डिमाइस के बाद में सबसे बड़ा सवाल यह था कि कौन कंटिन्यू करेगा लीडरशिप को लेकर के। तो इसी बात के चक्कर में लड़ाई हो गई दोनों ग्रुप्स में। एक ग्रुप बोलता है फैमिली, दूसरा ग्रुप बोलता है काबिलियत। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अल्टीमेटली शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट वहां से स्टार्ट हुआ। तो होता क्या है कि यमन में ये जो हौतीज हैं ये बेसिकली शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इनकी डिमांड ये रहती है कि भाई हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है, हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, हमारी परेशानियों को समझा जाए। ऐसी परिस्थितियों में जब उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया तो पहली अपराइजिंग हो जाती है। फिर उसके बाद में अपराइजिंग एक बार नहीं, लगातार 20th सेंचुरी में लगातार बनी रहती है। उसकी एक ग्लिम्स आप देख सकते हो 1962 रेवोल्यूशन, 1962 में इन्होंने क्रांति की। क्रांति का टारगेट था कि वहां पर जो मोनार्की थी, राजशाही थी, उसको खत्म किया और वहां पर सरकार के तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म है जिसको हम रिपब्लिक गणतंत्रता के सिस्टम पे वो आने की कोशिश करते हैं और वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी करते हैं। दैट मींस अब राजशाही खत्म होकर के वहां पर सरकारी सिस्टम चालू हो जाता है। पर होता क्या है कि सरकारी सिस्टम आ गया, रिपब्लिक बन गया, पर उसके बावजूद भी अभी भी शिया कम्युनिटी के लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही है। फिर उन्होंने अगेन 1980 से लेकर के 1990 के दशकों में अपनी जो एक प्रोटेस्ट थी, अपना विरोध था, वो कंटिन्यू किया। कई बार आंदोलन किए पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आप देखोगे कि इनकी कोशिश ये थी कि कैसे भी करके यमन का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें कैप्चर किया जाए। फिर आप देखोगे ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अभी क्या चल रहा है? अभी का जो मूवमेंट है वो 2004 में शुरू होता है। 2004 में जो शुरुआत हुई इसको साडा या सडा अपराइजिंग भी बोला गया। इसमें क्या होता है कि हौती रिबेलियंस के लीडर जिनका नाम हुसैन बदरुद्दीन अल हौती, तो इनकी लीडरशिप में एक मूवमेंट शुरू होता है कि सरकार बड़ी करप्ट है, शिया कम्युनिटी के ऊपर ध्यान नहीं देती है, ऐसी सरकार की बोले हमें कोई जरूरत नहीं है। सरकार को भगाने के लिए लग गए, आंदोलन हुआ, सरकार जान बचा करके अपने पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब में घुस गई। दैट मींस यहां से अब उनको फ्ली करना पड़ गया। किसको? गवर्नमेंट को। सऊदी अरब जो खुद एक सुन्नी कम्युनिटी डोमिनेटेड कंट्री है, वहां पर जाकर के इन्होंने एक तरीके से शेल्टर ले ली। और दूसरी तरफ उधर से, किधर से? हौतीस की तरफ से इन्होंने अपनी पकड़ जो है और ज्यादा स्ट्रांग बना ली यमन में। आप देखोगे कि कैपिटल सना है उसको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया और आज तक ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है। आप देखोगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन भी आया था जिसमें ये पूछा था कि भाई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो कि एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब एक तो ये होता है कि नेचर की वजह से, मान लो कहीं फ्लड्स आ गई, कहीं ड्रॉट्स आ गए, उसकी वजह से भुखमरी फैल रही है। साउथ सुडान, यमन, ये ऐसे देश हैं जहां पर लोग लड़ाई के चक्कर में फिर बाद में परेशानियों में जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो वो सीन यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो ये देखो एक छोटा सा एक शॉर्ट स्टोरी हो गई कि एक्चुअल में हौतीज हुए हैं कौन। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि यार इतने विद्रोहियों को इतना सपोर्ट कौन देता है सरकार के खिलाफ में आवाज उठाने के लिए। तो देखो इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रहा है वो है ईरान। ईरान बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। ईरान जो कि खुद शिया डोमिनेटेड कंट्री है, जबकि सऊदी अरब जो कि सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। इन दोनों के बीच में सेक्ट, एक कहता है ना कि सेक्ट की डोमिनेंस किसके पास में है, उसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। और इसी का नतीजा आप देख सकते हो कि ईरान भी अपने, कहते हैं ना कि अपने गुर्गे पाल के रखता है, ठीक है, कि कैसे भी करके सऊदी अरब को वेस्ट एशिया में कंप्लीट डोमिनेंस तो नहीं बनाने दूंगा। तो ऐसे में ईरान ने अपने गुर्गे पाल रखे हैं लेबनान में, जिनको बोलते हैं हिजबुल्लाह, ठीक है, लेबनान में हिजबुल्लाह।
पैलेस्टीनियन रीजन में, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में, जिसमें अभी गजा का नाम जो चल रहा है, वहां पर ऑपरेट कर रहा है हमास, और यमन में ऑपरेट कर रहा है कौन? हौती। इस तरीके से ट्रिपल एच, ये तीन तो हो गए जो ईरान स्पॉन्सर्ड अपने काम कर रहे हैं शिया आइडिया की बेसिस पे। वहीं दूसरी तरफ इराक, जो कि ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहां पर तो कई और ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, जहां से न्यूज निकल के आती है कि भाई यूएसए ने ईरान सपोर्टेड इस ग्रुप के XYZ ठिकाने को उड़ा दिया। इस तरीके की न्यूज आती रहती है। सो द पॉइंट इज कि किस तरीके से ईरान जो है वो अपनी पकड़ बनाने के लिए अपने ही कम्युनिटी के जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनको लड़ाके बना करके तैयार करता है। तो ये सीन आपको अगर समझ में आ गया तो एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि ये जो यमन के द्वारा, यमन के हौती रिबेलियंस के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं इसका ईरान और दूसरा यूएसए, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाला मुद्दा तो कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब थोड़ा सा हम रेड सी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी को समझना जरूरी है। देखो, रेड सी एक नैरो स्ट्रेच है, पानी की एक नैरो स्ट्रेच जो कि मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करती है। ठीक है, इंडियन ओशियन का एक्सटेंशन है अरेबियन सी। आपको पता है हमारी वेस्टर्न कोस्ट जो है पेनिनसुलर इंडिया की, वो अरेबियन सी के साथ ज्वाइन होती है। तो ये एक सिंगल, एक पतली सी स्ट्रेच है। ठीक है, इसमें यहां पर पहले एक कहते हैं ना कि लैंड का ब्लॉक था, उस लैंड ब्लॉक को रिमूव किया गया और यहां पर बना दिया गया 1869 में सुएज कैनाल को। कहने का मतलब यह हुआ कि जो यूरोपियन कंट्रीज ईस्टर्न एरियाज के साथ में ट्रेड किया करते थे, जो कि पहले कैप ऑफ गुड होप पूरे अफ्रीका के चक्कर मार के जाया करते थे, उनको शॉर्ट रास्ता मिल गया इधर से। अब यहां पर होने लग गया ट्रेड। अब ट्रेड में एक तो होता है मर्चेंडाइज, कि आपके गुड्स का ट्रेड हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपका ट्रेड आ जाता है, आपका सेगमेंट, दैट इज ऑयल ट्रेड। क्योंकि ये जो गल्फ एरिया है या उधर से मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आप देखोगे तो वहां से रशिया वाला जो कंसाइनमेंट है वो आता है, या यूरोप की तरफ से जो ट्रेड होता है, ये सारे रेड सी के थ्रू होते हैं। तो यहां पर यमन में जो हौती रिबेलियन ऑपरेट कर रहे हैं, उनका दिमाग ये रहता है कि ये जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड की नब्ज है, अगर इसको दबाएंगे ना तो कहीं ना कहीं चीखें उछलेंगी, चीखें आएंगी, और चीखों का फिर इलाज क्या होगा? हमारी बात को सुना जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं हौतीज ने अप्लाई कर दिया। आप यहां पर देखोगे एक नैरो स्ट्रेट है जिसका नाम है बाब अल मंडेब। ठीक है, जो कि इधर रेड सी है और इधर गल्फ ऑफ एडन है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली छोटी वाटर स्ट्रेट है, पानी का छोटा सा सेतु है, ये मान लो आप। ठीक है, जल संधि जिसको बोलते हैं। अब देखो हौतीज चाहते क्या है। हौतीज का चाहने का तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा कि ईरान के सपोर्ट से ही हमास ऑपरेट कर रहा है गजा में, और ईरान के सपोर्ट से ही हौतीज ऑपरेट कर रहे हैं यमन में। तो गजा में जो कुछ भी कर रहा है इजराइल, और इजराइल को सपोर्ट दे रहा है यूएसए, और यूएसए जैसे लाइक माइंडेड दूसरे कंट्रीज, तो उनको घुटनों पर लाने का टारगेट है कि बोला हमारे लोगों के साथ में आप बोला अत्याचार कर रहे हो, तो देखो हम कैसे आपकी नब्ज दबाते हैं। और उन्होंने ट्रेड को रोकने की कोशिश कर दी। अब आप देखोगे कि रेड सी में फिर कोई भी वेसल ऐसा आ गया, कोई भी ऐसा जहाज आ गया जो कि यूएसए या फिर पर्टिकुलरली इजराइल से लिंक रखता है, तो उसको तो रोकने में ये बिल्कुल भी एक किंतु ही नहीं लगा रहे। अब उसमें अभी इंडिया के वेसल्स की देख लो, यूरोप के अगर कोई वेसल्स आ रहे हैं, यूरोप के कोई जहाज आ रहे हैं, तो उनको ये रोकने में बिल्कुल पीछे नहीं रह रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, जो कि खुद एक मुस्लिम कंट्री है, वहां के शिप्स को भी नहीं छोड़ा। कहने का मतलब टारगेट है कैसे भी करके कि इजराइल वाले मुद्दे के ऊपर इजराइल को प्रेशराइज किया जाए कि भाई गजा पे बहुत अटैक कर लिया, अब आप रुक जाओ। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का यूएसए से साथ में लिंक, क्योंकि इजराइल लड़ किसके दम पे रहा है? यूएसए के सपोर्ट पर। इसके अलावा यूएस और ईरान राइवलरी, ये तो आपको पता ही है कि कितनी बुरे तरीके से ये लड़ाई चल रही है। कोई जमाना ऐसा था 1979 से पहले, 1979 से पहले, जब ईरान में शाह का रूल चल रहा था, उस टाइम पर ईरान और यूएसए की एक मुंह की टूटती थी, बोलते ना बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी। पर वहां पर शिया डोमिनेंस को लाने के चक्कर में वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है। इस्लामिक रेवोल्यूशन का नतीजा क्या निकला? अल्टीमेटली वहां पर एंटी यूएस स्टैंड लेने शुरू कर दिए ईरान की सरकारों ने। ठीक है, इसके चलते ईरान और यूएसए की दोस्ती बिगड़ गई, और तब से लेकर अभी तक ये बिगड़ी हुई है। और उस दोस्ती के बिगड़ेपन का फायदा उठाया सऊदी अरब ने।
सऊदी अरब आज यूएसए का घनिष्ठ दोस्त है, वो बात अलग है कि इस हौती रिबेलियन वाले केस में इतना ज्यादा कोई यूएसए की हाँ में हाँ नहीं कर रहा है सऊदी अरब, बट या इजराइल वाले मामले में यस नहीं जा रही है, बट फिर भी वेस्ट एशिया में सऊदी अरब यूएसए के सपोर्ट के चलते बहुत अच्छे रोल प्ले कर पा रहा है। ठीक है, तो ये सारा सीन आपको समझ में आना चाहिए। रेड सी की इंपॉर्टेंस की बात करें, देखो सीधी बात है, ये हमने बात ऑलरेडी कर ली, सुएज कैनाल वाली की कनेक्टिविटी देता है मेडिटेरेनियन सी को इधर इंडियन ओशन में, अरेबियन सी वाले एरिया में। वर्ल्ड का जितना ट्रेड होता है उसका 12% ट्रेड आप रेड सी के थ्रू होते हुए देख सकते हो, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखो तो ऑयल कितना जाता है, 9.2 मिलियन बैरल पर डे, ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। अगर इसको रोक लेते हैं तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी इकोनॉमीज घुटने पे। अब सीधी बात है यार, बिना एनर्जी के आपका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर एफिशिएंटली नहीं चल रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी इकोनॉमी में क्राइसिस आ जाएंगे, और इकोनॉमी में क्राइसिस आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप हाउथीज को अटेंशन दोगे, और यही काम अभी हो भी रहा है। ठीक है, अब आप देखो कि एक तरफ तो सुएज कैनाल की हमने अभी बात की, किस तरीके से कौन सा कनेक्टिविटी है। इसी तरीके से एक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पनामा कैनाल, जो कि कैरेबियन सी को यहां पर आप देख सकते हो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। इसके कंपैरिजन में भी पनामा, जो कि इधर साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, इन दोनों के बीच में एक ऐसी आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड कैनाल, ऐसी नहर जो कि आदमी ने खुद ने बनाई है, जो कि ज्वाइन करती है इन दो वाटर बॉडीज को। इधर से भी ट्रेड बहुत होता है, पर फिर भी आप देखोगे सुएज कैनाल ज्यादा यहां पर रेलेवेंस रखती है। अब देखो ये जो कुछ भी हुआ है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या नुकसान हो रहे हैं, उनकी बात करें। देखो ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ रही है, सीधी बात है, क्यों? ओ भाई एकदम सिंपल है कि इधर से ट्रेड हो रहा है, इधर से कोई कंसाइनमेंट जा रहा है तो उसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है 6400 नॉटिकल माइल्स की, और वहीं पर पुराना जो ओल्ड जो ट्रेड मॉडल था केप ऑफ गुड होप से होते हुए, जो कि उत्तम आशा अंतरीप जिसको बोलते हैं हिंदी में, उधर से क्रॉस करते हुए यहां पहुंच रहा है, तो इनको डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है 11,300 नॉटिकल माइल्स। आप खुद देखो लगभग 43% एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है शिप्स को ऑयल ले जाने में, कंसाइनमेंट्स ले जाने में। महंगाई बढ़ेगी कि नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अब बात ये है कि इन कॉन्सिक्वेंसेस को टैकल करने के लिए क्या ग्लोबल कम्युनिटी कुछ कर रही है? हाथ पे हाथ धर के ही बैठी है जी। देखो यूएसए ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, जिसका टारगेट क्या है कि रेड सी में जो कोई भी इस तरीके के डिसरप्शंस आ रहे हैं हौती रिबेलियंस के एक्शन की वजह से, तो उनको कैसे टैकल किया जाए। इसमें एक अम्ब्रेला मैकेनिज्म तैयार किया। अम्ब्रेला का मतलब हो गया कि कितने भी शिप्स जा रहे हो वहां पर जो लोग भी इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूके, बहरीन, कनाडा, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यूएसए के लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर के तो देखो इस ऑपरेशन में अपना पार्टिसिपेशन दिया है। टारगेट है कि नेवीज को वहां पर डिप्लॉय किया जाए हौती अटैक से बचाने के लिए, फिर आराम से लोग आते, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है शिप्स का ये इजीली हो सके। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ट्रैफिक पुलिस काम करती है आपके रोड पे। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो हमारे तरफ से भी हम बातचीत कर रहे हैं और हमने भी हमारी नेवी डिप्लॉय कर दी। अभी कुछ दिनों पहले हमारे भी एमवी साई बाबा करके एक शिप है, केमिकल लेकर के आ रहा था, इसके अलावा ऑयल लेकर के आने वाले शिप्स हैं उन पे भी अटैक्स हुए। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमें भी इन्वॉल्व करती है। हम भी यहां पर सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है, हम एफर्ट्स भी हमारी तरफ से कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने तो यहां तक भी बोला है कि जो कोई भी उपद्रवी है उनको हम समुद्र तल की गहराइयों से भी निकाल के लेके आएंगे। ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं इंडिया की लीडरशिप को भी शो करती है कि इंडिया ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आपको टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हुए मैक्सिमम डिलीवरी दी जाएगी जो कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को विंग देगी, सहायता देगी। थैंक यू।